सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट नाम है हमारे पास कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के अंदर क्या स्थिति चल रही थी, सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण है, और साथ ही साथ जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके हमें परिणाम क्या देखने को मिले। तो इन तीनों टॉपिक्स की मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो मैं आपको बताऊंगा वो सब आपको नोट्स के अंदर गिवन होगा। सभी चीज़ों को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है और मेरी एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। और कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा विद अ स्पेसिफिक वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक ये आता है कि सोवियत संघ की स्थिति दूसरे विश्व युद्ध के बाद आखिर क्या थी। तो देखो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति बनकर उभरा, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं थी। वो काफी महाशक्ति बनकर उभरा था। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत उत्थान पर थी, उसकी संचार प्रणाली बहुत उत्थान पर थी, उसके देश के अंदर कोई बेरोजगार नहीं था, सबके पास कोई ना कोई रोजगार था अपना जीवन यापन करने के लिए, और भी बहुत कुछ। यानी कि सोवियत संघ को सकल घरेलू उत्पादक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि एक ऐसा संघ था जिसको कभी इंपोर्ट की नीड ही नहीं पड़ी। इसके अंदर अगर सुई भी बननी है या हवाई जहाज भी बनना है तो वो देश के अंदर ही बन रहा है, उसको बाहर से कभी कोई चीज़ नहीं खरीदी जाती थी। और साथ ही साथ यहाँ पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। सरकार ही अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं सभी प्रदान किया करती थी। उनकी स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा से संबंधित और भी सभी टॉपिक से संबंधित सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत था अपने नागरिकों के प्रति और अपने देश के प्रति। और साथ ही साथ उसकी इन्हीं सब चीज़ों, इन्हीं फैसिलिटीज़ को लेकर इसके अंदर दूर दराज के गरीब गुरबा देश, छोटे बड़े देश सम्मिलित थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर हम सोवियत संघ के साथ मिले हुए रहेंगे तो हमारी प्रोटेक्शन भी होती रहेगी और साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था का भी उत्थान हो जाएगा, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर वैसे ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। तो ये कुछ कारण थे जो कि सोवियत संघ को बहुत ही उत्थान पर ले गए। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की संचार प्रणाली, उसकी अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर थी। तो ये तो हमारा एक टॉपिक कवर हुआ। अब हम बात करते हैं कि जब इतनी अच्छी स्थिति चल रही थी तो आखिर उसका विघटन कैसे हुआ। विघटन होने के कुछ कारण तो होंगे। तो देखो, कुछ समय बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर कुछ समय बाद सोवियत संघ ने ना अपने आप के अंदर ही एक होड़ शुरू कर दी। वो होड़ ऐसी थी कि सबसे आगे निकलना, पूरी दुनिया में सबसे आगे जाना। तो सबसे आगे जाने के चक्कर में उसने यूएसए से टक्कर ली, यानी कि हथियारों की होड़ शुरू करी और ज्यादा से ज्यादा हथियारों को खरीदा जाने लगा। और इसी होड़ ने उसने अपनी अर्थव्यवस्था को खो बैठा, यानी उसने ज्यादा से ज्यादा अपना खर्चा हथियारों के ऊपर करने लग गया और अपने सभी अर्थव्यवस्था की जो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड किया करता था अपने नागरिकों को, उन सभी चीजों को वो खो बैठा। वैसे सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 1991 के अंदर। तो सब कुछ ठीक चल रहा था और नौकरशाहों का यहाँ शिकंजा मजबूत हो गया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, कुछ समय बाद जो नौकरशाह हुआ करते हैं उनका शिकंजा काफी मजबूत हुआ, उनका जनता के प्रति बहुत गलत व्यवहार होने लगा, उनके प्रति वो जवाब दे नहीं थे, अपनी मनमर्जी किया करते थे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि सोवियत संघ के अंदर किसी भी नागरिकों को अपने अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, यानी कि वो किसी भी तरीके की अपने खिलाफ या फिर किसी भी तरीके से आवाज़ नहीं उठाया करते थे कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है या ये कानून गलत है, हमारे प्रति ये काम गलत है। ऐसा कुछ भी उनको अधिकार नहीं था। इसलिए वो अपनी बातों को चुटकुलों के द्वारा, मुहावरों के द्वारा या कार्टून्स के माध्यम से व्यक्त किया करते थे, क्योंकि उनको कोई भी अधिकार नहीं था कि वो अपनी बातों को रख सके। तो नौकरशाहों का शिकंजा काफ़ी मजबूत था। जनता और साथ ही साथ जो हमारी सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाब दे नहीं थी, यानी जनता को जरूरी नहीं समझती थी कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो जनता को जवाब दूं कि इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। सोवियत संघ के अंदर सबसे बड़ा देश जो था वो रूस था, और रूस सबसे बड़ा देश होने के कारण, सबसे शक्तिशाली होने के कारण सबसे ज़्यादा रूस की ही चला करती थी। तो बाकी जो संघ के अंदर सम्मिलित देश थे उनका ये लगता था कि यार सबसे ज़्यादा तो रूस को ही चलती है, हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है इसमें। तो ये भी एक बड़ा कारण बना था सोवियत संघ के विघटन का कि सबसे ज़्यादा रूस की यहाँ पे चलती है। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है गोर्बाचेव की नीतियाँ। यानी गोर्बाचेव एक नेता थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे और ये आखिरी नेता भी थे हमारे सोवियत संघ के। सो बेसिकली इनका मानना ये था कि जो हमारे अंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं, यानी सोवियत संघ के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, अगर ये चलती रहीं तो हमारा बहुत जल्दी विघटन हो जाएगा, हमें इसको सुधार में लाना चाहिए, हमें इसको ठीक करना चाहिए। तो उन्होंने अपने शासन के अंदर दो नीतियाँ निकाली। पहला पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना, और दूसरा ग्लासनोस्त यानी कि खुलेपन की नीति। यानी कि उन्होंने क्या किया, अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, यानी सरकारों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, उसको कम करने के ऊपर काम किया। जो कि देश किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व नहीं हुआ करता था, उस पर काम करना उन्होंने शुरू किया कि यार ऐसा काम नहीं चलेगा। तो इनको ना दोनों तरफ से ही बुराई मिली, यानी कि इनकी सरकार भी इनकी तरफ खिलाफ हो गई कि तुम ये क्या काम कर रहे हो, ये हमारी नीतियाँ नहीं है। और दूसरी चीज़, जनता इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो ये चाहती थी कि जल्द से जल्द जो ये नीतियाँ बनाई हैं वो जल्द से जल्द कार्य में आए। और अब आप ही बताइए कि जब किसी जगह पर बहुत ही
बड़ी व्यवस्था के अंदर कोई एक नीति चल रही हो तो उसके अंदर किसी एक नई नीति का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसको काम में लाने के लिए बहुत समय लगता है। तो ये दोनों तरफे से ही फंस गए थे, इनकी नीतियां इनकी सरकार को भी पसंद नहीं आई और यहाँ पर जनता परेशान की वजह से वो चाहती थी जल्द से जल्द ये सब हो जाए, जो कि नहीं हो पाया था। तो ये कुछ कारण थे स्टूडेंट जो कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बने और सोवियत संघ विघटित हो गया। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो उसके परिणाम हमें क्या देखने को मिले। तो बहुत सीधे साधे परिणाम है कि सोवियत संघ 15 देशों में बट गया, यानी जो 15 देशों का एक संघ था वो 15 देश बिल्कुल अलग अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, जैसा कि आपको पता है यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में यानी अमेरिका एंड सोवियत संघ के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई। हथियारों की होड़ खत्म हो गई जो कि चल रही थी उनके बीच में। समाजवादी व्यवस्था का पतन हो गया। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया, यानी रूस सबसे बड़ा देश था, सबसे ज्यादा इसकी चलती थी। तो इसके सारे कार्यों का यानी सोवियत संघ के अंदर जितने भी कार्य हुए थे उन सभी का उत्तराधिकारी रूस बन गया कि सारे कामों को अब रूस निपटाएगा जो कि सोवियत संघ ने किए हैं। सीआईएस का गठन हुआ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, यानी कि बाकी के बचे हुए 12 देशों को ये डर हो गया कि अब हम इतने बड़ी संघ का पार्ट नहीं है, हमारे ऊपर कोई कब्जा कर सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था पहले से खराब हो चुकी है, जैसे कि सोवियत संघ के अंदर व्यवस्थाएं चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया गया, अपने आपस में एक संगठन बनाया और उस संगठन का मोटिव यही था कि हम आपस में विकास करें, ट्रांजैक्शंस करें और अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करें। तो सीआईएस का गठन हुआ और यहीं से आपकी शॉक थेरेपी की भी स्टार्टिंग हो गई। शॉक थेरेपी क्या है उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ और पूरा तरीके से समझेंगे शॉक थेरेपी क्या है। मैं आपको ये बता देता हूं अभी शॉक थेरेपी का मतलब ये होता है कि समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जाने का सफर शॉक थेरेपी कहलाता है। और अगर आपको उसको पूरी डिस्कशन चाहिए, पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए विद नोट्सों के साथ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा, सभी चीज़ आपको क्लियर होती हुई आई होंगी, नोट्स आपके समझ में आए होंगे, सभी नोट्सों को आपने नोट डाउन किया होगा। बट फिर भी किसी भी टॉपिक या पॉइंट में नोट्स के किसी पार्ट में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी टॉपिक में किसी चैप्टर में कोई परेशानी आ रही हो तो वो आप मुझे बताइएगा, मैं सबसे पहले उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ ही साथ अपनी नोट्सों के साथ। थैंक यू।